हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स का जो है आज एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है निरक्षीय स्थिति। ठीक है ना, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति। आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर के अक्षीय स्थिति की कंडीशन को देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। क्लियर। और आज जो है हमारा मेनली फोकस रहेगा निरक्षीय स्थिति पर और इसी को ही हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको समझ में आ जाए और आप कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा और इसको आप लोग कर भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है वो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअल में निरक्षीय स्थिति क्या होता है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पता होगा जो कि दो चार्ज बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर सेपरेट होता है। दो चार्ज कैसे चार्ज, दो अपोजिट और इक्वल क्वांटिटी वाले चार्ज जो है, जैसे अगर एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है तो दोनों ही चार्ज जो है बहुत ही मिनिमम एक छोटा सा डिस्टेंस पर जो है सेपरेट होता है। तो उस कंडीशन में जो है हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था जब मैंने वैद्युत द्विध्रुव को समझाया था। ठीक है ना, जैसे HCl हो गया, इस टाइप के जो अणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों ही मतलब बराबर क्वांटिटी में होते हैं और बहुत ही कम डिस्टेंस पर जो है दोनों स्थित होते हैं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर कोई आवेश है, उस आवेश के वजह से एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है, जो हमने कूलाम नियम से वेरीफाई करके देखा था, है ना। कूलाम नियम से हमने वेरीफाई करके देखा था। तो जब भी हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उसके वजह से जो है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर उत्पन्न होगा और वही हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति की जरूरत पड़ी क्यों है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक चार्ज है, मान के चलिए ये क्यू है, ये क्यू चार्ज की हम बात करते हैं, तो इस क्यू चार्ज के वजह से देखो इसके एंड पोजीशन पर भी, यहां पर भी तो एक हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो सकता है ना, यहां पर भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमारा अक्षीय स्थिति है, मतलब इसी के अक्ष में हो रहा है और इस प्लस क्यू की वजह से भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो सकता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर चार्ज है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा, ये हमने देख रखा है। तो इसके एक्सिस में भी हो सकता है, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस डायरेक्शन में भी पॉसिबिलिटी है, इसके वजह से और इसके वजह से। अब अगर हमने इसके एक्सिस जो है अक्ष में ही हमने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो हम इसके निरक्ष में भी निकाल सकते हैं। मतलब कहीं यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या फिर ऊपर यहां इस टाइप से। तो हम एक ऐसा एक जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हम जो है देख लेंगे, जहां पर फाइंड करने पर हमें बाकी जगह की स्थिति के बारे में आराम से पता लग सके। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट इसके निरक्ष में जो है एक हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया है और उस पॉइंट पर हम जो है चेक कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या होगा, किसके वजह से, वो जो है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के वजह से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये चीज यहाँ से इसको करते हैं अभी, तो आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कुछ लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये जो है हमारे पास ये एक चार्ज जो है पार्टिकल्स है। आपको मैंने द्विध्रुव के बारे में बताया है अभी क्या, कि ये हमारे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, दो चार्ज से जो है ये हमारे एक वैद्युत द्विध्रुव बना है और आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारा L होता है। ठीक है, वो हमारा कैसा होता है, L होता है, और ये वाला भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितनी डिस्टेंस होती है, 2L डिस्टेंस होती है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, 2L डिस्टेंस होती है और इसको मैं A मान के चलता हूं, इसको मैं इस स्थिति को मैं B मान लेता हूं। ठीक है,
और यहाँ पर मैं P पॉइंट मान लेता हूँ, और P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं। किसके वजह से? इस माइनस क्यू के वजह से भी निकालनी है और इस प्लस क्यू के वजह से भी निकालनी है। तो कुछ कंडीशन हमारे जो है निकल के आ जाएगा, और यहां से ये जो डिस्टेंस है P का, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि R है। क्लियर है? R डिस्टेंस है, वो हम ये मान के चल रहे हैं। दूसरा चीज हम क्या मानेंगे कि अगर ये जो है माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू के वजह से प्लस क्यू के वजह से जो है, जो हमारे पास ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू के वजह से जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो हम ये मान के चल रहे कि यह है E1 है। ठीक है? और इस माइनस क्यू के वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो हम ये मान के चल रहे कि वो क्या है? E2 है। ठीक है? और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो है यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि इन दोनों का जो एक सम निकल आएगा, वो हमारा E निकल आएगा। ठीक? तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट हम ऐड करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो है P जो है एक बिंदु है, माना P बिंदु, P वैद्युत दूरी V की अर्ध लिखा, उसके ऊपर R मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है ना? हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P। ठीक है? बिंदु P द्विध्रुव AB के, यहां पर लिख देते हैं लंब अर्धक रेखा, है ना? लंब अर्धक रेखा के मध्य बिंदु से R मीटर दूरी पर स्थित है। ऐसा ही लिख सकते हैं हम, स्थित है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? स्थित है। अच्छा, R मीटर दूरी पर जब स्थित है, वो मैंने कंडीशन आपको बता दिया है। आगे हम यहां पर लिखेंगे कि जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के वजह से, है ना, माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर क्रमशः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 है। ठीक है? E1 और E2 है। अब देखो, जब हमारे पास E1 और E2 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? देखो, यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो ना, कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रही है, ये पाइथागोरस प्रमेय की अगर मैं यूज करूं, तो ये हमारा जो है, ये अगर थीटा है, देखो यहां से इसको हम अगर थीटा मान के चले, है ना, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये थीटा है, तो आप देखो ये भी L है और ये R है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। और ये डिस्टेंस हमारा होगा क्या? ये डिस्टेंस हमारा होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये R है और ये L है, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास ये जो बड़ी वाली भुजा है, कर्ण जो आ रही है, वो हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आ जाएगा। अब जब यहाँ से ये सारा वैल्यूज हमें मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे? BP की दिशा में, B और P, देखो ये B है, BP की दिशा में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो कि क्या है? BP की दिशा में, BP की दिशा में तीव्रता निकालेंगे हम। और BP की दिशा में डायरेक्शन जो है तीव्रता हमने क्या लिख के रखा है? यहाँ पर हमने E ले रखा है। ठीक है? तो E1 तो E1 हमारे पास क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने वेरीफाई भी किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और यहाँ पर जो है देखो क्या है? चार्ज Q है, तो Q के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है इनके बीच की? इनके बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास आ रही है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, जान लीजिएगा आप लोग। तो डिस्टेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट है, तो यहाँ से रूट में कैंसिल हो जाएगा।
और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। इसको हम अभी क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है आपको। फिर हम दूसरा क्या करेंगे, पी ए के डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो पी ए के डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी ए की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से पी ए की दिशा में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो हमारा E2 है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे अच्छे से तो वो हमने क्या लिया है, स्थिति को E2 लिया है। ठीक है, देखो ये पी ए, ये पी ए है और इसके डायरेक्शन में जो भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E2 है। तो हम इस E2 को कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए सेम डिस्टेंस भी वही है। ठीक है, यही हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई, क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास Q/R² प्लस L², क्योंकि अंडर रूट है और इसका स्क्वायर भी तो करना होता है। जनरली फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² टाइप का होता है। तो आवेश तो हमने ले लिया है, R², R की जगह पर डिस्टेंस है उसके बीच का, तो R² प्लस L² है, रूट है, स्क्वायर रूट है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, ये इंपॉर्टेंट है, तीव्रता, और ये बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास E जो है हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये चीज़ कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, देन हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो डायग्राम में आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर थीटा है ये वाला एंगल, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास तीव्रता आएगा, देखो इधर के यहाँ से, तो एंगल की अगर मैं जो है यहाँ पर इसको इस टाइप से आप मिला भी सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। और आपको पता है कि इसके साथ वाले जो होंगे वो हमारे आधार हो जाएंगे, लंब जिसके सामने वाले, और बड़ी वाली भुजा ये हो जाएंगे। तो यहाँ से cos थीटा की अगर मैं यहाँ पर जो तीव्रता निकालूं तो E1 हमारा क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा। और सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये वाली लाइन निकालूं, ये ठीक है ना, इसके साथ, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा ये वाली लाइन। देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो हमारा द्विध्रुव है और ये जो लाइन है E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल, ये एक्चुअल में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो उसके लिए ये वाली और ये वाली लाइन जो है जुड़ जाएगा हमारा, समझ में। तो ये वाला जो है E1 cos थीटा हो जाएगा और ये जो है E2 cos थीटा हो जाएगा। दोनों मिल करके जो है ये वाली लाइन हमें प्रोडक्ट दे रहा है। इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में इस प्रकार से ही हम जो है देखते हैं। ठीक है, अब जब वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, कि जो है परिणामी तीव्रता निकल के आ रहा है जो कि E1 प्लस E2 cos थीटा है। और जनरली अगर मैं आगे पीछे की बात करूं यहाँ पर इस वाले की, तो देखो साइन थीटा और इधर से साइन थीटा अपोजिट होने की वजह से वो हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जनरली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 और E2 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरली वैल्यूज को रख देंगे। ठीक है, E इज इक्वल टू E1 हमारे पास क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइड बाय R², और R² का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, R² प्लस L² आया था। ठीक है, प्लस E2 की मैं अगर बात करूं तो वो भी हमारे पास क्या आया था, चलो एक बार मैं सही से एक बार और लिख देता हूं ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। cos थीटा भी है ना साथ में, डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में हो सकता है किसी को नहीं भी आ रहा हो। cos थीटा प्लस E2 की मैं अगर बात करूं तो ये भी हमारा सेम था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² प्लस L² और cos थीटा है। ठीक है, अब देखो दोनों सिमिलर क्वांटिटी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
2q cos थीटा हो जाएगा। समझ आ गया? या फिर ऐसे लिख सकते हैं q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 है तो 2 cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, देखो cos थीटा को अगर मैं निकालूं तो यहाँ से चूंकि करके यहाँ पर लिख देता हूं मैं चूंकि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा आपको पता है कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला LAL अपॉन के ए, cos बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो cos थीटा अगर मैं डायग्राम से देखूं तो OB और जो है PB होगा। ठीक है, डायग्राम से अगर मैं देखूं, चलो मैं बताता हूं, OB और PB cos थीटा। देखो OB कहाँ है, OB जो है O हमारे पास इसका सेंटर है, तो इसको मार्किंग कर लीजिएगा यहाँ से, OB और PB ये वाला cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा हमारे पास जो है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ये आधार हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसका मान क्या है, L है, और इसका मान आपको पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टाइप का हमारा बन रहा है। तो जब ये हमारे पास आ रहा है तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा, जो है OB हमारे पास जो है आया था L। ठीक है ना, OB हमारे पास क्या आया था, L आया था, L डिवाइड बाय PB हमारे पास क्या आया था, PB जो है R अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था। ठीक है, ये सॉल्व करने पर आया था। नाउ देयरफॉर हम कर सकते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर हमारे पास था Q अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पर था 2 cos थीटा, तो 2 इंटू एल डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, ये चीज़ था। अब देखो 2QL जो है हमें P मिल जाता है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना, 2QL ये हमें देते हैं R, और ये देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है, और इसकी वैल्यू 1 है, तो 1/2 प्लस 1 में अगर करूंगा तो 2 1 से 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये हमारा P के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर इसको हम P लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 हो जाएगा। आप चाहो तो साइड में इसको मेंशन करके लिख लेना कि जो P है द्विध्रुव है, और द्विध्रुव जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस P जो है हमारा क्या है, 2QL के बराबर है। ठीक है, 2QL के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन निकल के आ जाता है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर L का जो मान है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है, ठीक है, L का जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर R के तुलना में बहुत छोटा है, ये L है, और ये R की तुलना में अगर छोटा है, ऑब्वियसली बात है छोटा ही होना है, तो वो हम मानेंगे कि छोटा है। अगर यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं कि यदि L जो है वो छोटा है R से, तो ये इंप्लाई करेगी L स्क्वायर का मान जो है बिल्कुल और छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, L को नगण्य मान करके छोड़ देंगे। ठीक है, नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब L को छोड़ देंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगा, जो E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन L को छोड़ रहे हैं तो आर स्क्वायर ऑलरेडी था, और उस पूरे के पावर जो है क्या था, 3/2 था। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, P डिवाइड बाय इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यही हमारा जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया है, और यहाँ पर वायु निर्वात में K का वैल्यू बना पुट कर सकते हो एज योर विश। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया है, और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट अभी भी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए,
और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।